आप तमाम स्टूडेंट्स आवाज क्लियरली सुन पा रहे होंगे और वॉइस के हवाले से किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होगा। कल हमने खुदा ताला की मेहरबानी से बेटे कॉन्फ्लिक्ट वाला अपना पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया। उसके हमने आई कैप के क्वेश्चंस भी देखे और उसके साथ साथ जो भी आप लोगों की उसमें क्वेरीज थी वो भी देख ली थी। आज आप लोगों का टेस्ट भी है 11वें चैप्टर में से। तमाम स्टूडेंट्स बेटा उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और अच्छे से उसको ये ना सोचिएगा कि जी रिमोट एनवायरनमेंट है और हमने बस इसको परफॉर्म करना है। और जिस तरह से भी मैं समझता हूँ बेटा कि जिम्मेदारी जो है वो अब आपके कांधों पे ज्यादा है और उस जिम्मेदारी को डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छी तरह से मैनेज करना है। चैप्टर नंबर 11 से जिसका आज टेस्ट है और बेटा कॉन्फ्लिक्ट और मोटिवेशन जो कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम अपनी जो रूटीन वर्किंग है या जो रूटीन क्लास है वो स्टार्ट करें। अगर बेटे कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई मसले मसाइल। चलें फिर, अगर कोई सवाल नहीं है तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज का लेक्चर, आज की डिस्कशन खुदा ताला का नाम लेके। और ये हमारा सेकंड पोर्शन है जहां हमने कॉन्फ्लिक्ट की डिस्कशन को कंक्लूड किया था कि भाई ये मैक्सिमम मामला है और हमने सारा कॉन्फ्लिक्ट पढ़ के तो हमने एंड यहां पर किया था कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एक खास प्रोसेस के जरिए से रिजॉल्व करेंगे और हम एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसे हम रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की एक टेक्निक कहते हैं और वो टेक्निक बेटे नेगोशिएशन कहलाती है। जैसा मैं स्टार्ट ऑफ डिस्कशन भी बेटा आपको बता चुका हूं कि असल में ये टेक्निक जो है तरतीब में ये बाद में आनी चाहिए। पहले एक डिटेल्ड डिस्कशन कॉन्फ्लिक्ट पे होनी चाहिए, जैसा कि हमने किया भी कि हमने पहले तफसीलन समझा कि भाई वजह क्या है। देखें, इलाज तो आप तभी समझ सकेंगे ना जब आप उस बीमारी की जो रीजंस हैं उन रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने की, समझने की कोशिश की और उसके बाद बेटा अब हम मामलात को थोड़ा सा जरा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जरा मजीद इंप्रूव करते हैं और उसमें मजीद कुछ चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने ये जो वर्ड नेगोशिएशन है, जरा पहले हम इसको तफसील से समझने की कोशिश करें कि ये नेगोशिएशन दरअसल होती क्या है या ये नेगोशिएशन के मामलात बेसिकली हैं क्या, और फिर इसके ऊपर मजीद जो है वो गुफ्तगू करने की जरा कोशिश करेंगे, इसको मजीद बेहतर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा जरा बेटा होता क्या है। हम कहते हैं जी नेगोशिएशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि नेगोशिएशन जो है नंबर वन, बिल्कुल आगाज में ही समझा दी थी आपको कि ये लफ्ज बहुत मर्तबा आएगा और इस लफ्ज को अच्छे से जहन में बिठा लीजिएगा। हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर नेगोशिएशन एक प्रोसेस है और जैसे ही बेटा आपको वर्ड प्रोसेस नजर आए, अब तो समझाने की मेरे ख्याल जरूरत भी नहीं रही, फौरन आप लोगों ने ये चीज सोच लेनी है कि जी प्रोसेस है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और उन स्टेप्स का बाकायदा एक सीक्वेंस होगा। हम ना स्टेप्स को मिस कर सकते हैं और ना ही उस सीक्वेंस को तब्दील कर सकते हैं। एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है भाई? प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन।
process of interaction between two or more parties. इंटरैक्शन का प्रोसेस है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, और यहां से बेटा इंटरैक्शन है तो आप समझ लीजिएगा ये मोनोलॉग नहीं होगा, ये डायलॉग होगा। दोनों पार्टीज अपने अपने आइडियाज, अपने अपने ओपिनियंस शेयर करेंगी। दोनों से बेटे मेरी मुराद अब देख लीजिए दो या दो से ज्यादा, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और जो बेटे नेगोशिएशन की सबसे फंडामेंटल शर्त है वो अब मैं लिखने जा रहा हूं कि उन पार्टीज के दरमियान शुरू में कोई तनाजा या किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ पॉजिटिव भी हो सकता है, इख्तिलाफ नेगेटिव भी हो सकता है। और ये सबसे जरूरी चीज है नेगोशिएशन के लिए। जो पॉइंट नंबर 3 आपके सामने लिखा है, ये मेरे बच्चे सबसे जरूरी चीज है कि जब तक डिफरेंस नहीं होगा आप नेगोशिएट किस बात के ऊपर करेंगे। मैं अपने शागिर्दों को नॉर्मली जो बेटे मिसाल दिया करता हूं वो ये दिया करता हूं कि बेटा आप लोग जाएं नेगोशिएशन में, एक दुकान पे आप जाएं और दुकान वाले से आप कहें कि यार तुम्हारे पास फलां केमिकल पड़ा हुआ है, हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करना है। वो कहता है जी पड़ा हुआ है। आप कहते हैं जी कितने रुपए देते हो? वो कहता है जी मैं ये 60 रुपए किलो देता हूं। आप कहते हैं भाई 55 रुपए किलो लगा लो। वो कहता है जी लाइए बिस्मिल्लाह कीजिए। अब बेटा आपने उसे एक ऑफर की, काउंटर ऑफर, ऑफर, काउंटर ऑफर, और उसने फौरन आपकी बात एक्सेप्ट कर ली। किसी किस्म का कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। आपने उसको कहा और उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपने ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट कर ली। बस किसी किस्म की कोई जिसे कहें कि इख्तलाफ हुआ ही नहीं। तो बेटे नेगोशिएशन का मजीद कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। आपके एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने हड़ताल की, आपने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और बुला के डांटा। आपने कहा बेवकूफ आदमी, इतनी गर्मी है, बीमार हो जाओगे, बाकी तुम्हारे साथी बीमार होंगे, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे है, तुमने हड़ताल क्यों की है? डायरेक्ट आके मुझसे बात करते, क्या मसला है? उन्होंने कहा सर जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें। आपने फिर उन्हें डांटा कि नालायको, इतनी छोटी सी बात के लिए हड़ताल कर दी है, वैसे ही आके मुझे बताते मैं तनख्वाह बढ़ा देता तुम्हारी। बिला वजह खुद भी परेशान हुए हो, मुझे भी किया है। आपने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, जितनी उन्होंने कही आपने उससे 2% ज्यादा बढ़ा दी। वो कह रहे थे 5% बढ़ा दें, आप एक बहुत विजनरी बिजनेसमैन हैं, आपने कहा नहीं यार 5% क्यों, 7% बढ़ा देते हैं, और बताओ और कोई फरमाइश इसके अलावा? तो वो लोग बड़े खुश होके और राजी होके अपने कामों पे वापस गए। भाई इनिशियल डिफरेंस वाली कोई बात ही क्रिएट नहीं हुई। तो ये तीसरा पॉइंट जो बेटे मैंने इसमें डेफिनेशन में आपके सामने रखा है ना, इस तीसरे पॉइंट को बहुत तवज्जो में रखिएगा। ये नेगोशिएशन की बड़ी बुनियादी पहचान है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा, डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो नेगोशिएशन किस बात की? तो हम कहते हैं कि नेगोशिएशन प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज है हु इनिशियली हैव डिफरेंसेस। और फिर करते क्या हैं भाई? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को दलील दे रहे हैं, एंड परसुएशन। अच्छा बेटा उर्फ आम में या आम मायनी जब आप देखेंगे ना, तो वैसे तो परस्यू के मायनी होते हैं ताकुब करना, किसी के पीछे जाना। यहां परसुएशन के मायनी है एक दूसरे को कन्विंस करना, एक दूसरे को कायल करना। तो हम कहते हैं कि जी वो लोग डंडे नहीं मार रहे एक दूसरे के सर में, खुदा ना ख्वास्ता
बदजुबानी नहीं कर रहे, एक दूसरे पे, आप लोगों ने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं यूज कर रहे, कॉरशन नहीं यूज कर रहे, थ्रेट नहीं यूज कर रहे, बल्कि बेटा क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग आर्ग्यूमेंट, और अपने उन आर्ग्यूमेंट्स की मदद से दूसरे को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक फल वाली दुकान पे जाते हैं, फल वाले से पूछते हैं हाँ भाई अच्छे वाले आम हैं, वो कहता है हाँ जी हैं। आप कहते हैं कितने रुपए किलो, वो कहता है जी मैं 200 रुपए किलो दूंगा। आप कहते हैं भैया 150 रुपए किलो लगा लो, वो कहता है सर जी देखिए महंगाई इतनी ज्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फसल जो है आम की वो इस मरतबा बड़ी खराब हुई है, वो सिंध से हमें लाने पड़ते हैं, इतना मसला है, गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं। उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए आपको परसुएड करने के लिए। इधर से बेटे आपने भी अपने आर्ग्यूमेंट देने शुरू कर दिए कि यार देखो मैं तुम्हारा पुराना ग्राहक हूं, हमेशा मैं सारी दुकानें छोड़ के तुमसे ही फ्रूट खरीदने आता हूं। अच्छा अगर तुम 150 रुपए किलो लगा लो तो मैं तुमसे 10 किलो आम खरीद लूंगा। भाई दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं, दे आर आर्ग्यूमेंटिंग एंड दे आर परसुएडिंग ईच अदर। और मकसद क्या है सारी आर्ग्यूमेंट और परसुएशन का, आप चाहते हैं कि एक ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचा जाए टू रीच अ mutually acceptable solution, to reach a mutually acceptable solution, एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए, वो नतीजा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा ऐसा जो सारी पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा। तो ये बेटे एक बड़ी ही, आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक और डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, बड़ी सीधी सादी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। हम कहते हैं नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ interaction between two or more parties. Negotiation is the process of interaction between two or more parties who initially have differences, who initially have differences and are trying to resolve their differences with arguments and are trying to resolve their differences by arguments and persuasion to reach a mutually acceptable solution। बड़ी ही सिंपल सी, बड़ी ही सादा सी डेफिनेशन है। बस मोटी मोटी बातें जहन में क्या रखनी है, प्रोसेस होगा, इंटरेक्शन होगा, सारी पार्टीज ऑफर भी करेंगी, काउंटर ऑफर भी करेंगी, दो तरफा कम्युनिकेशन होगी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, इनिशियल डिफरेंस होना बहुत, नेगोशिएशन का कोई तुक ही नहीं बनता, और फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स और परसुएशन के जरिए से उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेंगे टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। जी हमजा बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, ये बुक में लिखा है कि दे रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बाय अवॉइडिंग आर्गुमेंट्स, बाय अवॉइडिंग आर्गुमेंट्स इन डिस्प्यूट। हाँ जी बेटा, वो आर्ग्यूमेंट्स को ना नेगेटिव की शक्ल में ले रहा है, ठीक है, मनफी आर्ग्यूमेंट्स की वो बात कर रहा है। असल मैं कहना नहीं बेटे चाह रहा था, वो डेफिनेशन में ना थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चे तंग ही ना आ जाएं कि क्या मुसीबत है सर, हर वक्त बुक की बुराइयां करते रहते हैं। तो मैंने साथ फिर अपनी डेफिनेशन भी, जो सही डेफिनेशन है वो भी लिखवा दी, ताकि बच्चे
दोनों को पढ़ के तो जो आसान लगे वो पिक कर लें बेटा। आर्ग्यूमेंट जो है उसने ना वो आगे आर्ग्यूमेंट के आगे क्या वर्ड लिखा है, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट। Dispute. हाँ Yes, sir. ठीक है, वो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है कि नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बेटा नेगेटिव आर्ग्यूमेंट तो डिसफंक्शनल होंगे ना हमजा, वो तो कभी जी बेटा जी हमें हमारे गोल की तरफ लेके ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, जी जी हाँ तो इसलिए बेटा हमने क्या वर्ड यूज किए हैं, आर्ग्यूमेंट एंड परसुएशन। अब देखें वो पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं ना, जी या जी तो वहां वो लिख देता नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स। जी सर। ठीक है, तो इसलिए बेटा दोनों डेफिनेशंस लिखती हैं, जो आपको आसान लगे वो आप उसे परफॉर्म। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वहां जो उसने कहा है ना अवॉइड करना है, वो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स है। हाँ जी बेटा, यहां तक किसी और का क्वेश्चन, कोई किसी और का कोई मसले मसाइल, कोई सवाल, कोई इशू? चलें एक जी बेटा। सर वालेकुम सलाम सर बेटा। डेफिनेशन बोली है सर, वो आप दोबारा लिखवा देंगे? जी बेटा जरूर लिखवा देंगे, लिख लो मेरी बेटी। थैंक यू। नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ interaction between two or more parties who initially have differences, who initially have differences and are trying to resolve those differences by arguments and persuasion to reach a mutually acceptable solution. To reach a mutually acceptable solution. अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें बेटे एडिशन और करते हैं, अपनी डिस्कशन में थोड़ी सी और खूबसूरती डालते हैं। इस नेगोशिएशन की बेटे डिफरेंट ना टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स हैं मेरे बच्चे, ये एक बहुत बड़े रिसर्चर, नाम था उनका डॉक्टर जॉन नैश। ये नैश पंजाबी वाला नैश नहीं है, बहुत जबरदस्त आदमी थे। अभी रिसेंटली कुछ साल ही हुए हैं उनका इंतकाल हुआ है। नोबेल प्राइज उनको मिला था इसके ऊपर, और मैथमेटिशियन थे। इकोनॉमिक्स में उनका बड़ा, असल तो बुनियादी तौर पर तो मैथमेटिशियन थे, क्योंकि मैथ मदर ऑफ साइंसेज है। डॉक्टर जॉन नैश उनका नाम था। अगर आप लोग मेरी तरह को फिल्मों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हो तो हॉलीवुड ने उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई है, रसल क्रो ने उनका रोल परफॉर्म किया है ब्यूटीफुल माइंड के नाम से। अच्छी मूवी है, देखिएगा, आपको पता लगे जिंदगी में स्ट्रगल किसे कहते हैं, और जो बंदे स्ट्रगल करते हैं फिर अल्लाह उन्हें कैसी इज्जत देता है। तो डॉक्टर जॉन नैश ने आपके बेटे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भी आपको, एमबीए के अंदर तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है इसके ऊपर, पूरी एक कंप्लीट डिस्कशन होती है। इसे कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी डॉक्टर जॉन नैश की ये प्रेजेंटेड थ्योरी थी, नोबेल प्राइज उन्हें मिला था इसके ऊपर, इक्विलिब्रियम पे और गेम थ्योरी के ऊपर। तो उस गेम थ्योरी को मद्देनजर रख के हमने इसकी दो टाइप्स बनाई हैं, या दो टाइप्स हम नेगोशिएशन की मेनली हम दो टाइप्स जो हैं वो मानते हैं। पहली टाइप बेटे, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ठीक है, आपकी बुक में बेटा ये दोनों लफ्ज इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग, कंफ्यूज नहीं होना। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, और दूसरा मेरे बच्चे जो इसके अंदर है वो कहलाता है इंटरएक्टिव
बार्गेनिंग। सेकंड जो है वो, सॉरी बेटा गलत बोल गया, इंटीग्रेटिव, वो कॉन्फ्लिक्ट वाला ही ज़हन में है, इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। समझ लीजिएगा जरा दोनों टाइप्स को कि दोनों टाइप्स हैं क्या। देखें, आप एक बायर हैं और एक दूसरा पर्सन एक सेलर है। आप बेटे एक कार खरीदना चाह रहे हैं और वो दूसरा पर्सन वो कार बेचना चाह रहा है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को बेटे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी तरह और बड़ी तवज्जो से इस बात को समझिएगा, क्योंकि अब यहां थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी आनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना और तवज्जो अपनी लेक्चर में रखनी है। सीन क्या क्रिएट कर रहा हूं कि एक बायर है, एक सेलर है, कार बेचना चाहता है, कार खरीदना चाहता है। बेटे जो बायर है ना, बायर, वो जब अपने घर से निकला तो उसने जहन में सोचा कि यार मैंने मैक्सिमम 7 लाख रुपयों की गाड़ी खरीदनी है। 7 लाख से महंगी नहीं लेनी मैंने गाड़ी, ठीक है। मेरे पास भाई बजट ही 7 लाख का है। अगर 7 लाख रुपयों में कोई साफ सुथरी गाड़ी मिल गई तो जिंदाबाद, अदरवाइज फिर मोटरसाइकिल तो है ही है। हाँ, वैसे अगर कहीं कोई गाड़ी 6.5 लाख रुपयों में मुझे मिल जाए, जैसी गाड़ी मेरे दिमाग में है, जैसी मैंने सोची हुई है, अगर 6.5 लाख रुपयों की मुझे मिल जाए ना तो मौजें लग जाएं। आप लोगों ने बेटे क्यूटी के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कहीं या वैसे कहीं डिस्कस की होगी, जिसे हम कहते हैं रेंज। कोई भी चीज रेंज तब कहलाती है जब उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हो। रेंज की आप लोगों ने मेरा ख्याल डेफिनेशन ये मोहतरम सर आरिफ साहब से पढ़ी होगी कि भाई जिसकी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसे हम रेंज कहते हैं। ये बेटे हम कहेंगे कि ये बायर और सेलर की एस्पिरेशन एक उसने डेवलप की है, एक रेंज डेवलप की है कि भाई मिनिमम मुझे 6,50,000 और मैक्सिमम भाई 7 लाख, इससे ऊपर की मैंने गाड़ी नहीं बेचनी। जो सेलर साहब हैं वो जब अपने घर से निकले तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां अगर तू मेहरबानी फरमाए तो मौजें लग जाएं अगर ये मेरी गाड़ी 8 लाख रुपयों की बिक जाए। परवरदिगार मौजें लग जाएं अगर ये गाड़ी मेरी 8 लाख रुपयों की बिक जाए, लेकिन भाई किसी भी सूरत में ये गाड़ी मैंने 6,75,000 रुपयों से कम पे सेल नहीं करनी। अगर आप गौर करें तो दोनों बायर और सेलर ने अपने घर से निकलते हुए एक एस्पिरेशन रेंज जो है वो सॉर्ट आउट कर ली है। एक रेंज बुनियादी तौर पर डिफाइन कर ली है कि मिनिमम इतने की बेचनी है, इतने की खरीदनी है, एंड सो ऑन। अगर आप बेटा थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये जो बायर और सेलर है इनकी रेंज एक खास पॉइंट के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ये देखें, 6,75,000 रुपयों से लेके 7 लाख रुपयों तक ये रेंज ओवरलैप कर रही है। और इसी में ही कहीं इनका पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन निकलेगा, क्योंकि 6,75,000 से कम सेलर ने बेचनी नहीं है और 7 लाख रुपयों से ज्यादा बायर ने खरीदनी नहीं है।
तो भाई इन दोनों का अगर नेगोशिएशन हुआ या अगर ये दोनों पार्टीज किसी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे पहुंची, तो दैट पॉइंट वुड बी द पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन, द पॉइंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। वो बेटे कहां होगा? समवेयर बिटवीन 675 एंड 7। वो 675, 676, 680, 690, 695, 7 लाख, 698, 690, कहीं इधर ही कहीं ये घूम रहा होगा। अच्छा, अब एक चीज जरा गौर कीजिएगा, एक चीज गौर कीजिएगा, 7 लाख रुपयों से 7 लाख रुपयों से जितनी सस्ती मिल जाए वो बायर का गेन बन जाएगी। ठीक है, बायर की कोशिश क्या होगी कि यार 7 लाख से मैं जितने कम करवा सकूं, और सेलर की बेटे कोशिश क्या होगी कि मैं 675 से जितने ज्यादा करवा सकूं। दोबारा बात सुनिए, बायर की कोशिश क्या होगी कि मैं 7 लाख से जितने कम करवा सकूं, और सेलर की कोशिश क्या होगी कि मैं 675 से जितने ज्यादा करवा सकूं। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल बायर ने अगर 5,000 रुपए कम करवा लिए, यानी बायर ने 5,000 ज्यादा गेन कर लिया, तो एग्जैक्ट बेटा 5,000 रुपए सेलर का लॉस बन जाएगा। ठीक है, अगर वो 7 लाख रुपए से कीमत कम करवा के कर लेता है 695, तो बेटे उसने तो 5 बचा लिए, लेकिन अगर ये 5 ना बचाता तो बेटा वही सेलर को फिर कितने मिलने थे? सेलर को 7 लाख मिलने थे। तो बायर को जो 5,000 बचे हैं, बायर को जो 5,000 बचे हैं, वो सेलर का 5,000 का लॉस हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन बेटे हम ऐसी नेगोशिएशन को कहते हैं कि जिसमें एक पार्टी का गेन एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में दूसरी पार्टी का लॉस बन जाता है, या एक पार्टी जितनी अमाउंट से विन करती है दूसरी पार्टी उतनी अमाउंट से लूज कर जाती है। विन लूज। अब बेटा देखिए, जमा 5,000 और मनफी 5,000, तो इन नेट क्या बचा? 0 बचा। एक का गेन एग्जैक्ट दूसरे के लॉस से ऑफसेट हो गया। फाइनली क्या जी? 0 सम है, जितना गेन उतना लॉस, जितना लॉस उतना गेन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग को बेटा कुछ किताबें, बल्कि अक्सर किताबें, विन लूज या बेटे इसको 0 सम नेगोशिएशन भी कहते हैं। विन लूज या इसे बेटे 0 सम नेगोशिएशन भी कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, बायर ने बेटे अपनी एक रेंज डेवलप की है, सेलर ने अपनी रेंज डेवलप की है। नेगोशिएशन कहां होगी? जहां बेटा दोनों का ये जो पॉइंट, ये जो है इनकी जो रेंजेस हैं, ये ओवरलैप करेंगी। ये रेंजेस जो हैं ये ओवरलैप करेंगी। पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन समवेयर बिटवीन ओवरलैपिंग रेंजेस होगा। ठीक होगी सर बात? और एक पार्टी की जितनी गेन होगी बेटा एग्जैक्ट वो ही दूसरी पार्टी का लॉस बन जाएगा। कहीं भी आप देख लें, आप दुकान से फल खरीद रहे हैं, आप दुकान से कपड़ा खरीद रहे हैं, आप किसी रियल एस्टेट वाले से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप जितने, बेचने वाले की ख्वाहिश क्या होगी? महंगी से महंगी बेच लूं। खरीदने वाले की ख्वाहिश क्या होगी? सस्ती से सस्ती खरीद लूं। और एक पार्टी का गेन एग्जैक्टली मेरे बच्चे क्या होगा? दूसरी पार्टी का लॉस बन जाएगा। इसे हम विन लूज या 0 सम सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके बरक्स जो बेटे इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है, ये कहलाती है विन विन। इसमें बेटा दोनों पार्टीज ही कुछ ना कुछ गेन करती हैं, दोनों पार्टीज ही कुछ ना कुछ गेन करती हैं। आपके एम्प्लॉई हैं,
और आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय बेटे आपके पास आते हैं और एम्प्लॉय कहते हैं कि सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेहरबानी करके हमारे 5% हमारी सैलरी बढ़ा दें। एम्प्लॉयर कहता है सर मसला ही कोई नहीं है, मैं सैलरी 5% आपकी फौरन बढ़ा देता हूं, आज से ही बढ़ा देता हूं, बस मेहरबानी आपने ये करनी है कि पहले जो हमारा वेस्ट, आपको पता है ना बेटा जब प्रोडक्शन होती है तो वेस्ट होता है, पहले जो हमारा वेस्ट 5% होता है, आपने उस वेस्ट को रिड्यूस करके 3% पे लाना है। या पहले जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एब्सेंटिज्म, लोग बगैर बताए छुट्टी कर लेते हैं, 6% है, आपने इस एब्सेंटिज्म को 1% पे लाना है। ठीक है, तो मैं आपकी सैलरी 5% बढ़ा देता हूं, ये ऐसा कौन सा मसला है। अब गौर कीजिए बेटा, दोनों पार्टीज ओके हो गया, उन्होंने कहा ठीक है सर आप हमारी 5% सैलरी बढ़ाएं। हम जो है वो एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कहा कि आप हमारी 5% सैलरी बढ़ाएं, तो हम जो है एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई फिर आप वेस्ट रिड्यूस करें, आप एब्सेंटिज्म जो है उसको कम करें ताकि प्रोडक्शन आवर्स जो है वो इंक्रीज हो और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो एंड सो ऑन। तो दोनों पार्टीज ने बेटा देखें, आप गौर कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इट्स कोलैबोरेशन। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे की बात को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा ठीक है जी जैसे आप कहते हैं, तो अगर आप थोड़ी बेटा इस पे तवज्जो दें तो बोथ द पार्टीज आर विनिंग ऑन देयर ओन ग्राउंड्स, both the parties are winning or on their own argument, on their own position. किसी ने लूज नहीं कुछ भी किया, ठीक है, कुछ लूज नहीं किया। एम्प्लॉयर को क्या फायदा है भाई, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, वेस्ट कम हो जाएगा। एम्प्लॉय को क्या फायदा है, उसकी 5% तनख्वाह बढ़ जाएगी, दोनों की ही बातें पूरी हो गई। तो इससे बेटा हम विन विन सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर एक और बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि बेटा इन दोनों जो तरीकेकार है ना, इन दोनों तरीकेकार में थोड़ा सा फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं इन तरीकेकार में। और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है उसने अक्सर मर्तबा ये क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है, एक पसंदीदा सवाल है उसका। और अगर बेटा कहीं पेपर में वो आपसे पूछ ले, आप वाली अटेम्प्ट में भी ये सवाल आ जाए, तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से सॉल्व करना है बेटा जिस तरह से मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ऐसे ही बेटा जब भी कभी डिफरेंस का सवाल आए ना, तो ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है, बाकायदा उसके बना के कॉलम्स वगैरह बना के, तो आपने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, जरा पहले उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर लें और उसके बाद फिर इसे समझना शुरू करते हैं कि ये क्या डिफरेंसेस हैं या क्या मामलात हैं जिनकी वजह से ये दोनों नेगोशिएशंस जो हैं वो अलहदा अलहदा समझी जाती हैं। इस तरह का बेटे एक सवाल, डिफरेंस वाला सवाल हमने MIS के चैप्टर में भी किया हुआ है, जहां पे हमने डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, वहां भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे ही कॉलम्स बना के और बीच में कुछ इसका आपने सिस्टम रखना है। तो जो डिफरेंस किए जाते हैं वो इन पॉइंट्स पे किए जाते हैं कि एक तो बेटा इन दोनों नेगोशिएशन का के जो गोल्स है ना, गोल्स वो एंटायरली डिफरेंट है। दोनों नेगोशिएशन के बिहाइंड जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिवेशन है, वो डिफरेंट है। दोनों नेगोशिएशन में बेटे लोगों का जो फोकस होता है, तवज्जो या किस पॉइंट पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। दोनों पार्टीज, दोनों से बेटे मेरी मुराद दो या दो से ज्यादा, दोनों पार्टीज का जो मुफाद है, इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद बेटा दोनों पार्टीज की जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंस है।
और फाइनली दोस्तों दोनों पार्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप की ड्यूरेशन है, दोनों पार्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप की ड्यूरेशन है वो दोनों तरफ मुख्तलिफ है। समझिएगा जी कैसे, जरा थोड़ा तफसील से अब इसके ऊपर बात करते हैं। जो मेरे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन बिल्कुल सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। इसमें गोल बुनियादी तौर पर सेल्फ इंटरेस्ट होता है। यानी हर बंदा अपना अपना फायदा, हर बंदा अपना अपना मफाद जो है वो देखने की कोशिश करता है। ठीक है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपना गेन इंक्रीज करूं और अपना लॉस कम करूं, दोनों पार्टीज, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। लेकिन बेटा इधर इंटीग्रेटिव में वो सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय वो बात करते हैं बेटा म्यूचुअल इंटरेस्ट की, कि यार कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया जाए जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा हो, जिनमें दोनों पार्टीज को कोई एडवांटेज जो है वो हासिल हो। दूसरी तरफ जो मोटिवेशन है, यहां मोटिवेशन क्या है, विन लूज इज द ड्राइविंग फोर्स। हर बंदे की कोशिश क्या है कि मैं अपनी विनिंग साइड को मैक्सिमाइज और लूजिंग साइड को मिनिमाइज करूं। लेकिन दूसरी तरफ जो बेटे कहानी है वो विन विन की है। ठीक होगी सर बात। उसके बाद फोकस, इसमें हमारा फोकस क्या है कि हम बेटा एक स्पेसिफिक टारगेट बना लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एग्जैक्ट वो टारगेट या उसके जितना करीब जाया जा सके। दोबारा से सुनिएगा, हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं और हमारा फोकस क्या होता है कि उस टारगेट के जितना करीब जाया जा सके या एग्जैक्ट उस टारगेट पे पहुंचा जा सके। भाई मैंने सोचा था कि यार गाड़ी मुझे कहीं 7 लाख रुपयों की मिल जाए। अब मेरी कोशिश क्या है कि गाड़ी या 7 लाख या 7 लाख से जितनी सस्ती मुझे मिल जाए। बेचने वाले ने क्या कहा था, भाई कम से कम 675 की बेचूंगा, 675 से ऊपर जितनी ज्यादा बिक जाए। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफिक टारगेट सेट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं उस टारगेट पे पहुंच जाएं या उस टारगेट के जितना ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं वहां पहुंच जाएं। लेकिन दूसरी तरफ बेटा देखिएगा, हम यहां पर ऐसा नहीं करते, बल्कि हम रिस्पेक्टिव पोजीशन, जो बिल तरतीब पोजीशंस होती हैं दोनों तीनों चारों पार्टीज की, हम उन रिस्पेक्टिव पोजीशंस को देखते हैं कि हाँ यार ये मजदूर हैं और वाकई यार महंगाई बहुत ज्यादा है, अगर इनको तनख्वाहें इनकी ना बढ़ाई, इनके घर के चूल्हे प्रॉपरली चले ना, तो ये तो काम नहीं करेंगे तवज्जो से। दूसरी तरफ मजदूर भी सोच रहे हैं कि यार अगर हमने एब्सेंटिज्म कम ना की या हमने वेस्ट कम ना किया तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। सीधी सी बात है, इस बंदे ने हमें नौकरी दी है तो नौकरी किसी वजह से ही दी है ना। तो देख लीजिएगा बेटा कि दोनों सिर्फ अपने अपने टारगेट की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि दोनों चूंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो दोनों रिस्पेक्टिव पोजीशन है, जो उसकी बिल तरतीब जो पोजीशन है वो उसको भी एम्प्लॉयर ना सिर्फ अपनी पोजीशन देख रहा है बल्कि एम्प्लॉय के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहा है। जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ अपनी तनख्वाह की ही बात नहीं कर रहा बल्कि वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट को भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देखिएगा बेटे जो इंटरेस्ट की नेचर है दोस्तों वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। जो मेरी विनिंग है वो आपकी लूजिंग है, जो आपकी विनिंग है वो मेरी लूजिंग है, दैट इज व्हाई इट्स अ जीरो सम। और यहां पर बेटे गौर कीजिएगा कि ये जो है यहां एक वर्ड आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है, मैं वही वर्ड लिखता हूं, इसे बेटे कहते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस, आप लोगों ने कन्वर्जेंस के मायने से वाकिफ होंगे, किसी चीज का एक जगह इकट्ठे हो जाना, कंबाइन हो जाना। अब मुझे नहीं पता आप लोग बचपन में कोई ऐसे शरारती रहे हों, हम लोग वो किया करते थे, वो जो
एक खास तरह का लेंस मिलता था, उस लेंस के जरिए से सूरज की रोशनी को एक जगह करके इकट्ठा करके तो वो कागज को जो है जलाने की कोशिश करते थे और अजीब अजीब हरकतें करनी। तो कन्वर्जेंस जो है बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ये लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट एक जगह इकट्ठा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बगैर नहीं चल सकता और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बगैर नहीं चल सकता। जो गाड़ी बेचने वाला है वो कहता है अच्छा यार इसको नहीं बेचूंगा किसी और को बेच दूंगा। जो खरीदने वाला है वो भी कहता है यार इससे नहीं खरीदूंगा किसी और से खरीद लूंगा। ठीक है, तो वहां पर विन लूज ऑपोजिट है। लेकिन बेटा एम्प्लॉय स्टूडेंट और टीचर है, देखिए हमारे दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कन्वर्जेंस है। अगर आप लोग मुझसे नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो बेटा मैं भी तो आप पे डिपेंडेंट हूं। ठीक है, हम दोनों का सर्वाइवल इकट्ठा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहां पर बेटे देखिएगा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यहां पर हम इंफॉर्मेशन को कंसील करते हैं, इंफॉर्मेशन को बेटा विदहोल्ड करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड, एक दूसरे को चीजें बताने से छुपाते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश क्या होती है कि बस जितनी जरूरी बातें हैं बस वही बताई जाएं और कुछ बातें छुपाई जाएं और उन बातों के जरिए से अपने मुनाफे को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर जो है बेटा ये लोग इंफॉर्मेशन छुपाते नहीं हैं बल्कि ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बेटा शेयर इसलिए करते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आखिरी पॉइंट हमारे पास के जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है वो वहां पर बड़ी कामयाब रहती है जहां रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म होते हैं। एक बंदा जिसको मैंने गाड़ी बेची, माइट भी पॉसिबल बेटा उसके बाद पूरी जिंदगी मेरा कभी उसका आमना सामना ही ना हो। ठीक है, हो सकता है मेरी कभी उससे मुलाकात ही ना हो। एक बंदा जिसे मैंने प्लॉट बेचा, जिसे मैंने घर बेचा, हो सकता है घर बेच के मैं इंग्लैंड चला गया, उसके बाद पूरी जिंदगी कभी उस बंदे से मुलाकात ही नहीं मेरी हुई। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, विन लूज है, वो बड़ी ही कामयाब रहती है व्हेन थिंग्स आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। लेकिन बेटा जहां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं वहां आप ये विन लूज वाला काम नहीं कर सकते। वहां तो आपको फिर जैसे बेटे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है उसका रिलेशनशिप तो लॉन्ग टर्म है। आप मुझे कहें, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर लॉन्ग टर्म कैसे है, मार्केट से जाएं और वहां से जाके नए एम्प्लॉयज ले आए। तो बेटा जो मैं नए एम्प्लॉयज लेके आऊंगा उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, फिर पता नहीं वो मेरे साथ सेट होते हैं नहीं होते, और जितनी देर वो सेट नहीं होते उतनी देर प्रोडक्शन पे क्या बुरे असरात पड़ते हैं। तो इसलिए बेटा हम अपना एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के ना जाए। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, दैट रिलेशनशिप इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। दूसरी तरफ बायर और सेलर के दरमियान शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आप कहिए कि इन दोनों नेगोशिएशंस के दरमियान एक डिफरेंस था। अच्छा, नोट्स वगैरह पे भी किसी ने नहीं जाना, ठीक है, बुक पे नोट्स पे किसी ने नहीं जाना। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। कोशिश करता हूं मैं सारी स्क्रीन को एट द सेम टाइम आपके सामने विजिबल कर दूं। ये देखिए, तो बेटा इस स्क्रीन के ऊपर अभी तक जो कुछ लिखा हुआ है 1 से 2 मिनट के लिए मैं खामोश होने लगा हूं। आप इस स्क्रीन पे दोबारा बात कर दूं, अभी नोट्स पे नहीं किसी ने जाना, मैं उस तरफ लेके जाता हूं, बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया, बट प्लीज अभी नहीं जाना। अभी सिर्फ जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर एक नजर दौड़ाएं और किसी पॉइंट पे मेरे बच्चे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। फिर यहीं पे ही इसमें थोड़ी सी और कहानी हम मजीद ऐड करते हैं। किसी टर्मिनोलॉजी में किसी पॉइंट के ऊपर कोई कंफ्यूजन? चलें, अगर यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करता हूं और बेसिकली ये बात वो है जो आप बच्चों से मैंने
कॉन्फ्लिक्ट वाले पोर्शन में अभी कल भी मुझे याद पड़ता है किसी ने मुझसे सवाल किया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बेटा बस मुझे एक आधा लेक्चर और आगे बात बढ़ा लेने दीजिए, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो जरा देखिएगा, हमने बेटे एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, और वो टर्मिनोलॉजी, बल्कि दो टर्मिनोलॉजीज थी एक्चुअली। टर्मिनोलॉजीज कुछ यूं थी कि जी वन वाज डेडलॉक, और फिर बेटे एक टर्मिनोलॉजी थी दैट इज डेडलाइन। ठीक है, डेडलॉक और डेडलाइन। डेडलॉक बेटा हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात मानने से इनकार कर रही होती हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात मानने से इनकार कर रही होती हैं। मैं आपका आर्गुमेंट नहीं तस्लीम कर रहा, आप मेरी बात नहीं मान रहे। एग्जैक्टली बेटा जैसा कि मसला कश्मीर पे हम और इंडिया जो हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ डेडलॉक। हम उन्हें जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, जो वो कह रहे हैं वो हम नहीं मान रहे। और इसी तरह से बेटे डेडलाइन होती है वो खास पॉइंट ऑफ टाइम जहां नेगोशिएशन हमें हर सूरत में खत्म करनी होती है, अदरवाइज नेगोशिएशन इफेक्टिव नहीं रहती। जैसे यूनाइटेड नेशन, यूएन जो है, वो बेटे इंडिया और पाकिस्तान को कहे कि जनाब आप लोग दिसंबर 2021 तक मसला कश्मीर को आपस में हल कर लें, और वहां ये जो फौजें हैं और बंदे मर रहे हैं और हमले हो रहे हैं, इस सारे तमाशे को बंद करें। इंसान मर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक मर रही है, ये काम बंद करें। 2021 दिसंबर 2021 तक अगर नहीं करते तो फिर पूरे के पूरे कश्मीर को यूनाइटेड नेशन एक न्यूट्रल टेरिटरी या यूएन एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर देगा। जैसे बेटे आज से कुछ अरसे पहले तक यरूशलेम जो है वो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान न्यूट्रल टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, जब इनके दरमियान लड़ाई झगड़े काफी बढ़े ना, तो उन्होंने कुछ एरिया इसराइल को दिया, कुछ एरिया फलस्तीनियों को दिया, और कहा कि भाई यरूशलेम जो है ये दोनों मजाहिब के दरमियान, मस्जिद अक्सा जो है वो, चूंकि बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो दोनों कौमें जो हैं वो उन्हें बाकायदा अपना नबी और अपने जो है वो मानती हैं, दोनों ही उनकी शरीयत इब्राहिमी पे यकीन रखती हैं। तो जो यरूशलेम है बेटे वो दोनों के लिए मुकद्दस है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसी एक की नहीं है, ये यूएन टेरिटरी है। ठीक है, जो जहां पर मस्जिद अक्सा है, यरूशलेम है, उन्होंने कहा जी इसको यूनाइटेड नेशन मैनेज करेगी, ना ये इसराइल का है ना ये फलस्तीन का है। तो इसी तरह बेटे अगर यूनाइटेड नेशन ये कहे, वो फिर वहां पर बेटे यूएन वाले अपनी फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय कर देते हैं। तो वो कहें कि जनाब फैसला कर लो, दिसंबर 2021 तक हर सूरत में फैसला कर लो, अगर ना किया तो पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से भी जाएगा और इंडिया के हाथ से भी जाएगा। एक चीज जरा समझिएगा, डेडलाइन जो है ना, डेडलाइन, ये मेरे बच्चे अपने पास नोट कर लीजिएगा इसे। डेडलाइन एक टूल होता है डेडलॉक को खत्म करने के लिए। डेडलाइन, ये छोटी सी एक कहीं चीज अपने पास लिख लें, डेडलाइन is one of the tools to resolve deadlock. Deadline is one of the tools, बहुत सारे tools हैं
और उनमें से एक टूल जो है ये डेडलाइन है। जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि इंडिया और पाकिस्तान डेडलॉक में है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, यूनाइटेड नेशन क्या करे, एक डेडलाइन बना दे कि भाई तब तक फैसला कर लो वरना दोनों के हाथ से ही जाएगा। अब बेटा नेचुरली दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की बात सुनना शुरू करेंगे और उस यूनाइटेड नेशन की बनाई हुई डेडलाइन के खौफ से दोनों में जो डेडलॉक है वो किसी हद तक खत्म हो जाएगा। डेडलॉक खत्म करने के उसने आपकी बुक में और भी कुछ तरीके बताए हैं। उसने कहा है जी डेडलॉक खत्म करने का तरीका क्या है भाई, एक दूसरे को अच्छी तरह मैटर जो है वो एक्सप्लेन करो। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को अच्छी तरह से चीजों की एक्सप्लेनेशन देंगी, दोनों पार्टीज एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगी, तो इससे भी बेटे डेडलॉक रिजॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। दूसरा तरीका वो क्या बताता है, वो कहता है जी हम फ्यूचर कंसेशंस भी दे सकते हैं। फ्यूचर कंसेशन कि भाई फिलहाल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बायर और सेलर हैं और हम दोनों किसी एक प्राइस के ऊपर अटक गए हैं। आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो 50 रुपयों की ही खरीदनी है, मैं आपसे कहता हूं कि नहीं यार मैंने 55 की ही बेचनी है। तो डेड लॉक जो है उसको खत्म करने का एक तरीका ये है कि मैं आपसे कहूं कि अच्छा यार कोई नहीं, अभी हालात जरा खराब हैं, तुम 55 की खरीद लो, आने वाले दिनों में जब बिजनेस बेहतर हो जाएगा ना तो मैं फिर तुम्हें कंसेशन, वादा है मेरा, फिर मैं तुम्हें कंसेशन कर दूंगा, बेशक मुझसे रिटर्न में ले लो कि जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो मैं फिर तुम्हें 55 की बजाय ये 50 में दे दूंगा। तो फ्यूचर कंसेशन के जरिए से भी बेटा डेडलॉक रिमूव किया जा सकता है। फिर वो कहता है कि यार एक और तरीका है, उन्हें हम कहते हैं एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट बेटे एंसिलरी से मुराद होती है एक चीज से जुड़ा हुआ, एक चीज से लिंक्ड, एक चीज से वाबस्ता। एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे आप एक ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैंने अपना घर बनाना है तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये मेरा घर बना दो मुझे, ठीक है, पेंट नहीं करना, वैसे पेंट के अलावा घर को कंप्लीट कर दो, पेंट मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा। अब मेरे और आपके दरमियान पर स्क्वायर फीट जो है उसका रेट जो है उस पर नेगोशिएशन हो रही है। आप कह रहे हैं नहीं जी मैं 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट लूंगा, मैं कह रहा हूं नहीं भाई गरीब आदमी हूं यार, तू मुझसे 1200 रुपया या 1500 रुपया स्क्वायर फीट ले ले। वो कहता है नहीं जी मैं तो 1700 ही लूंगा। अच्छा मैं उसे कहता हूं यार ऐसा कर, तू 1700 की बजाय ना मुझसे 1600 रुपया ले ले, उसके साथ ना मैं तुझे पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मैं तुझे ही दे देता हूं, चल उससे भी तेरी आमदनी में इजाफा हो जाएगा। तो बाज मरता बेटे हम एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट दे के उससे भी। और फिर आखिरी एक तरीका क्या है कि बेटे दोनों पार्टियां जो हैं वो इस चीज को समझने की कोशिश करती हैं कि अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे, नेचुरल सी बात है बेटा, उसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, और अगर नेगोशिएशन फेल हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके डिसएडवांटेजेस क्या मिलेंगे। दोनों पार्टीज जो हैं वो इस चीज को भी समझने की कोशिश करती हैं। जब दोनों पार्टीज बेटा फायदे नुकसान को समझने की कोशिश करती हैं तो इससे क्या होता है, डेडलॉक को रिजॉल्व करने का हमें कुछ आसान तरीका मिल जाता है। डिफरेंट तरीके हैं, सारी बात को ना मैं दोहराता हूं दोबारा से, सुनिएगा जरा। मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजी समझाई हैं। मैंने कहा जी डेडलॉक क्या है कि दोनों तीनों चारों पार्टीज अपनी अपनी बात पे अटक गई हैं और मान नहीं रही एक दूसरे की बात, नेगोशिएशन वहीं रुक गई है। डेडलाइन क्या है कि भाई आपने नेगोशिएशन फलां तारीख तक हर सूरत में खत्म कर लेनी है, अदरवाइज नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं रहेगा।
अगली बात मैंने क्या समझाई कि डेडलॉक को दूर करने के काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे तरीके। मैंने अभी आपको 4 तरीके समझाए। एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, कन्विंस करो, ठीक है, एक दूसरे को फ्यूचर कंसेशंस की बात करो, एक दूसरे के साथ एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो, एक दूसरे के साथ बेटा इस चीज के ऊपर गौर करो, मिल के गौर करो कि अगर नेगोशिएशन कामयाब हो जाती है तो इसका सक्सेस का हमें बेनिफिट क्या है, और अगर ये फेल हो जाती है तो हमें इसके नुकसानात क्या हैं। इसी के साथ इन 4 तरीकों के साथ साथ मैंने एक और तरीका भी आपको समझाया कि डेड लॉक खत्म करने का तरीका क्या है, कि हम एक डेडलाइन डिफाइन कर दें, और डेडलाइन डिफाइन करने से क्या होगा कि लोगों में डेडलॉक को खत्म करने की एक मोटिवेशन पैदा होगी। अच्छा बेटा, ये डेडलॉक और डेडलाइन वगैरह को मैनेज करने के लिए ना बाज मर्तबा क्या होता है, हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, हम एक और टूल यूज करते हैं। और हम करते क्या है बेटा कि हम ना किसी तीसरी पार्टी को, किसी तीसरे बंदे को बीच में शामिल करते हैं। जैसे बेटे अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई मकान बेचना है या कोई मकान खरीदना है और दोनों पार्टीज की आपस में कोई बातचीत सीधी नहीं हो रही, दोनों पार्टीज एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रही, तो बेटा आप क्या करते हैं, आप बीच में ना किसी एजेंट को, किसी रियल एस्टेट एजेंट को बीच में शामिल कर लेते हैं। जो बेचने वाला है वो कहता है कि यार तुम मुझसे इतने % मुनाफा ले लेना, मेरा मकान बिकवा दो। जो खरीदने वाला है वो कहता है यार तुम मुझसे इतने % मुनाफा ले लेना, लेकिन एक अच्छा मकान अच्छे लोगों से मुझे, जो बेईमानी ना करें, धोखा ना दें। वो बंदा जो है वो दोनों तरफ से कमीशन लेके दोनों के दरमियान एक नेगोशिएशन को सक्सेसफुल बना देता है। क्या कह रहा हूं जी, वो बंदा मुनाफा लेके, कमीशन लेके दोनों के दरमियान होने वाली नेगोशिएशन को सक्सेसफुल बना देता है। तो बेटा वो जो बंदा है, वो जो पर्सन है, वो क्या कहला रहा है, दैट इज अ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी का बेटा बहुत फायदा हमें होता है जहां पर नेगोशिएशन की कोई डेडलाइन हो, और उससे बड़ी मुसीबत क्या है कि नेगोशिएशन डेड लॉक में फंसी हुई हो। अब जरा समझिएगा, बात पे गौर कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि दिसंबर 2021 तक कश्मीर का फैसला कर लो, वरना ये कश्मीर फिर मैंने ले लेना है, दोनों को ही नहीं मिलेगा। और हम और इंडिया दोनों जो हैं वो डेडलॉक में फंसे हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम जरा थोड़ा सा गौर करते हैं और देखते हैं कि यार जो अमेरिका है ना, वो इंडिया का भी वाकफ है और हमारा भी वाकफ है और एक इंटरनेशनल अथॉरिटी भी है। तो यार हम ऐसे करते हैं कि हम अमेरिका को थर्ड पार्टी बना लेते हैं, वो हमें हमारे दरमियान होने वाले इस डेडलॉक का एक अच्छा फैसला करवा देगा और हमारी नेगोशिएशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। सबसे पहली बेटे बात समझिएगा कि किसी भी थर्ड पार्टी को लाने का मकसद क्या होता है, कि नेगोशिएशन को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और नेगोशिएशन को ज्यादा से ज्यादा मेरा बच्चा सक्सेसफुल बनाया जा सके। ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने का हमारा पर्पस क्या है, कि भाई हमारी नेगोशिएशन अपने पर्पस को अचीव कर ले, कम से कम वक्त में, कम से कम रिसोर्सेज में अचीव कर ले, सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, सक्सेसफुल और इफेक्टिव एक ही चीज है, या आप कहें कि इफेक्टिव और एफिशिएंट मिला के आप सक्सेसफुल कह देते हैं। और अगर कोई डेडलॉक है, हम दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे, तो थर्ड पार्टी हमारी हेल्प कर दे, क्योंकि डेडलाइन सर पे चढ़ी हुई है। ठीक है, और अगर डेडलाइन तक हमने फैसला ना किया तो ये दोनों पार्टीज का ही नुकसान होगा। अब ये बेटा जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी, ये नॉर्मली 4 शक्लों में आपको नजर आएगी। जो थर्ड पार्टी है ये मेरे बच्चे नॉर्मली आपको 4 शक्लों में नजर आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
जरा तवज्जो से इसको समझ लीजिएगा। थर्ड पार्टी नॉर्मली 4 शक्लों में नजर आएगी। और बेटा एक चीज थोड़ी सी ना और समझा दूं कि जो थर्ड पार्टी है आप इसको दोनों तरह की नेगोशिएशन में यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में भी यूज हो सकती है और इंटीग्रेटिव में भी यूज हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला जो शख्स है या जो पहला रोल है इसे हम कहते हैं बेटा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, ठीक है। जो दूसरा रोल बेटा इसमें नजर आता है उसे हम कहते हैं मीडिएटर। ये आप लोगों ने शायद मेरे बच्चे कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एक क्लॉज होती है, मीडिएशन क्लॉज उसको कहते हैं। मीडिएटर, इसमें मेरे बच्चे एक तीसरी पर्सनैलिटी है थर्ड में, वो कहलाती है कॉन्सिलिएटर। और बेटे इसमें एक चौथी शक्ल है जो कहलाती है कंसल्टेंट। तो बुनियादी तौर पर जो बेटे थर्ड पार्टी है ना वो 4 शक्लों में आपके सामने आ सकती है, in the form of arbitrator, in the form of mediator, in the form of conciliator, and then we have consultant. सबसे पहले बेटे बात समझिएगा आर्बिट्रेटर की, जरा इसको मुकम्मल करने की तरफ चलते हैं। जो आर्बिट्रेटर है ना मोहतरम, इनकी बेटा सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कि ये हमेशा बेटा न्यूट्रल पार्टी होगी। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होगी। इसका दोनों पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही उस बंदे को करते हैं जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आप गौर कीजिएगा इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के अंदर बाज मर्तबा आप ये मसला कश्मीर में हम कहते हैं जी चाइना को रखो और आर्बिट्रेटर, इंडिया कहता है नहीं जी वो तो आपका दोस्त है। इंडिया कहता है जी आप रशिया को रख लो, अमेरिका को रख लो, हम कहते हैं नहीं जी वो आपके दोस्त हैं, वो हमारी तरफ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर में हमेशा पहली बात जहन में रखनी है कि ये न्यूट्रल होता है, ऑलवेज न्यूट्रल होता है। नंबर 2, ये बेटा हमेशा ना ये बेटा नेगोशिएशन जो आर्बिट्रेटर है ये हमेशा present on negotiation table। अच्छा ये लफ्ज जरा, ये बात जरा थोड़ी समझने वाली है कि प्रेजेंट ऑन नेगोशिएशन टेबल से हमारी मुराद क्या होती है। हम किसे कहते हैं प्रेजेंट ऑन नेगोशिएशन टेबल? प्रेजेंट ऑन नेगोशिएशन टेबल से बेटा ये नहीं समझना कि ये नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ होता है और सारी दुनिया इसे देख रही होती है। प्रेजेंट ऑन नेगोशिएशन टेबल से हम मुराद ये लेते हैं कि जितनी भी पार्टीज होती है ना नेगोशिएशन की, ये उन सब के इल्म में होता है, सबको नॉलेज होती है कि भाई फलां बंदा हमारा आर्बिट्रेटर है। बल्कि इवन नेगोशिएशंस के अंदर दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि कौन हमारा आर्बिट्रेटर होगा। तो जब बेटा हम लिखते हैं ना प्रेजेंट ऑन नेगोशिएशन टेबल, तो इससे एक्चुअली मुराद क्या होती है कि सारी पार्टीज की नॉलेज में ये बात है या सारी पार्टीज का कॉन्सेंट है इस बात के ऊपर कि भाई फलां पर्सन हमारा आर्बिट्रेटर होगा। आर्बिट्रेटर की जो बेटा सबसे खूबसूरत चीज है कि ये अपना डिसीजन फाइनलाइज करवा सकता है, ये अपना डिसीजन इंपोज कर सकता है। किस सूरत में? अगर बेटा किसी किस्म का कोई डेडलॉक आ गया है, अगर कोई डेडलॉक आ गया है तो इसके पास ये हक है कि जो फिर ये कह देगा वो सारी पार्टीज को मानना पड़ेगा।
जैसा बेटे मैंने आपको बताया, अभी ये यूएन वाली ही मिसाल ले लेते हैं। दिसंबर 2021 लास्ट डेट है, डेडलाइन है, यूनाइटेड नेशन है दरमियान में, दोनों तरफ डिस्कशन हो रही है। अगर दिसंबर 2021 तक इंडिया पाकिस्तान किसी मुआहदे पे नहीं पहुंचते तो बेटा फिर जो यूनाइटेड नेशन कहेगा वो इंडिया पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये बात बाकायदा रिटर्न में होती है, आर्बिट्रेशन क्लॉज इसको कहते हैं, कि भाई जो फिर उसने फैसला दे दिया वो फिर सबको मानना पड़ेगा। इसी रीजन की वजह से बेटा एक तो हमें मिलता है फायदा, और फायदा क्या होता है कि भाई हमारी नेगोशिएशन जो है ना वो कंक्लूड हो जाती है। आर्बिट्रेटर का बेटे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नेगोशिएशन हर सूरत में कंक्लूड हो जाएगी, एक एंड पॉइंट पे लाजमी पहुंच जाएगी। अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात नहीं मानेंगी तो फाइनल कौन अपना डिसीजन दे देगा? आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन दे देगा, एंड नेगोशिएशन वुड बी कंक्लूडेड। नुकसान क्या है भाई? चूंकि बात इंपोज होगी, चूंकि आर्बिट्रेटर अपना फैसला इंपोज करेगा, तो जो भी डिसाइड होगा उसकी लाइफ शॉर्ट टर्म होगी और थोड़ी देर बाद मसला फिर खड़ा हो जाएगा। अगर बेटा आप लोगों को याद हो, छोटे होंगे आप लोगों ने किताबों में कहीं पढ़ा होगा, 1965 वाली जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें बेटे रशिया मीडिएटर था, आर्बिट्रेटर नहीं था, मीडिएटर था उस सूरत में। लेकिन वो देख लीजिए, चूंकि वहां पर मामला फाइनलाइज सही तरह नहीं हुए तो 71 में हम फिर लड़ पड़े थे। 71 में मामला सही तरह फाइनलाइज नहीं हुए थे तो कारगिल में फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। तो आर्बिट्रेटर की बेटा सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि आर्बिट्रेटर के किए हुए फैसले हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। थोड़ी देर बाद लोग फिर नाराज हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं। जो मेरे बच्चे हैं मीडिएटर, इसकी भी बड़ी सिंपल सी बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 बेटा कॉमन है, पॉइंट नंबर 1 कॉमन, मीडिएटर भी हमेशा न्यूट्रल होगा। पॉइंट नंबर 2 भी बेटे कॉमन है, ये हमेशा नेगोशिएशन टेबल पे प्रेजेंट होगा। इससे मुराद क्या है कि मीडिएटर भी नोन टू ऑल द पार्टीज होगा, सबको पता होगा कि हमारा मीडिएटर कौन है। इसी तरह से ये बेटा देखिएगा, ये अपना डिसीजन इंपोज नहीं करवा सकता। मीडिएटर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? एडवाइस कर सकता है या सजेशंस दे सकता है। अच्छा जी ऐसे कर लें, अच्छा जी ऐसे कर लें, अच्छा जी ऐसे कर लें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ एडवाइस करेगा, सिर्फ सजेशन देगा। अगर दोनों पार्टीज में से दोनों ही पार्टियां या कोई एक पार्टी इसके डिसीजन पे अमल नहीं करती तो बेटा ये किसी सूरत में अपना डिसीजन इंपोज नहीं करवा सकता। इसका नुकसान क्या है कि नेगोशिएशन कंक्लूड नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बेटा ये इंपोज नहीं करवा सकता ना अपना डिसीजन, फाइनलाइज नहीं कर सकता डिसीजन को, तो ये काम नहीं होगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसके फिर करवाए हुए डिसीजन अगर हो जाएं तो बेटा उनकी, क्योंकि फिर दोनों पार्टीज एक दूसरे से अच्छी तरह मशवरा करके करती हैं, तो बेटा इसके करवाए हुए डिसीजन की नेचर लॉन्ग टर्म होती है। ठीक होगी सर बात? कंसिलिएटर बहुत सिंपल सा, ये बुनियादी तौर पर ना एक इनफॉर्मल कम्युनिकेटर होता है। असल में बेटा एक चीज को ना समझिएगा, थोड़ा सा चीज को एक को समझिएगा। देखिए बहुत सारी ना बातें ऐसी होती हैं जो ड्यू टू सम रीजन हम नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठ के नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक बंदा ढूंढते हैं और वो बंदा नेगोशिएशन टेबल से हट के इनफॉर्मली
वो दोनों पार्टीज के दरमियान लिंक डेवलप करता है। जैसे देखिएगा, अगर आप लोग खबरों वगैरह में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हो तो पिछले दिनों में जो यूएई है, इसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई सुलह करवाने की कोशिशें शुरू की हैं, ठीक है ना, यूएई ने, दोनों के दरमियान इनफॉर्मल। फिर इसी तरह से बेटे अगर आपने थोड़ा सा हालात हाजरा पे आप लोग रखते हो तो पिछले साल में जो ये है इसराइल है, इसको यूएई और बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इस पूरे मामले को सेट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस बंदे ने प्ले किया है ना, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, कुशनर क्रशर, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो उसने बड़ा जबरदस्त एक रोल प्ले किया है मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इन सब के दरमियान ना उस बंदे ने एक इनफॉर्मल, क्योंकि बहुत सारी बेटा बातें ऐसी थी, अगर वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले नेगोशिएशन टेबल पे करते तो बेटे पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो नाराज हो जाती और एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। तो उन्होंने फिर इनफॉर्मल लिंक बनाया। तो वो उन्होंने कहा कि भाई वो जो डोनाल्ड ट्रंप आपके जो दामाद हैं वो कंसिलिएटर हैं। अच्छा याद रखिएगा, आपकी बुक वाला लिखता है, मैं पर्सनली बेटा इस चीज से एग्री नहीं करता, इसका न्यूट्रल होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसका न्यूट्रल होना, ये न्यूट्रल हो भी सकता है, लेकिन बेटा जो अगर आप रियल लाइफ देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये न्यूट्रल नहीं होता, ये किसी एक पार्टी की साइड ले रहा होता है। आपके बुक वाले ने लिखा है कि ये न्यूट्रल होता है, मेरा बेटे पर्सनल ओपिनियन है कि ये न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली ये किसी एक पार्टी की साइड ले रहा होता है। फिर ये नेगोशिएशन टेबल पे भी बेटा प्रेजेंट नहीं होता, आम आवाम को, आम जनता को या नेगोशिएशन पार्टीज में से सबको इसकी मौजूदगी का इल्म नहीं होता। बस कंसिलिएटर का फायदा क्या होता है कि ये बेटे आपकी नेगोशिएशन को सक्सेसफुल बना देता है। इसी तरह छोटी सी एक चीज और देख लें, आपके पास बेटे कुछ लोग माहिर हैं, उनकी महारत होती है और वो नेगोशिएशन को प्लान और नेगोशिएशन को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करते हैं। और क्यों? बिकॉज बेटा उनके पास इसका बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा स्किल होता है। स्किल और बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो आप एज अ कंसल्टेंट फीस दे के उन्हें हायर कर लेते हैं और वो आपको मशवरे देते रहते हैं, अच्छा जी अब ऐसा करें, अच्छा जी अब ऐसा करें। अब बेटा सिंपल सी बात है, जिसने फीस ली हुई होती है वो न्यूट्रल तो नहीं होता होगा, वो तो उसी की बात करेगा जिससे उसने फीस खाई हुई है। और इसी तरह बेटे आपने कंसल्टेंट किसे अपॉइंट किया है, जरूरी तो नहीं है आप दूसरी पार्टी को बताएं भी कि भाई मैंने फलाना कंसल्टेंट अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, आखिरी बात, आज की आखिरी बात जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत है बेटा, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि दोनों न्यूट्रल हैं। मैं पहले बैठूं नेगोशिएशन टेबल पे और आप दोनों को मशवरे देता रहूं, अच्छा भाई ये कर लें, अच्छा चलें यार ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर लें, अच्छा जी ये, जब मैं देखूं कि यार ये दोनों तो किसी तरह काबू ही नहीं आ रहे, तो फिर बेटा मैं मीडिएटर से क्या बन जाऊं, आर्बिट्रेटर बन जाऊं और मैं कहूं अच्छा भाई बस अब ये जो मैं कह रहा हूं आप दोनों ने इसके ऊपर अमल करना है। ठीक है, घर में आपने कभी ये चीज समटाइम देखी होगी कि वालिद मोहतरम जो हैं वो इनिशियली बहन भाइयों के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। अच्छा बेटा आप भाई हो, बहन भाई हो, लड़ते नहीं होते, अच्छा बेटा देखो ऐसे नहीं करते। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि ये दोनों ही जरा औकात से बाहर निकल रहे हैं, तो अब्बा जी एक उसकी गर्दन में लगाते हैं और एक उसकी गर्दन में लगाते हैं और कहते हैं चलो वो नुक्कर में लग के बैठ जाओ और किसी की आवाज ना निकले। अब तो वो देखिएगा, गौर कीजिएगा अब्बा जी ने क्या किया है, इनिशियली ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर और फिर वो स्विच करके आर्बिट्रेटर। इसी तरह बेटे गौर कीजिएगा,
ये दोनों रोल अगर कंसल्टेंट तो डेफिनेटली नॉन न्यूट्रल होता है, अगर बेटे कंसिलिएटर भी नॉन न्यूट्रल है ना, नॉन न्यूट्रल है, तो फिर बेटा कंसल्टेंट कंसिलिएटर भी बन सकता है। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल जरा गलत सी है लेकिन बेटे समझाने के लिए बता रहा हूं माजरत के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं किसी का कत्ल कर दूं, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, कि मैं किसी का बेटे कत्ल कर दूं। अब मैंने एक वकील साहब अपॉइंट कर लिए कि वकील साहब इतने पैसे आप मुझसे ले लें, फीस वीस जो आपकी है वो ले लें, लेकिन मेरी जान छुड़वाएं इस मसले से। वकील साहब कहते हैं कि सर जी कत्ल तो आपने कर दिया है और गड़बड़ भी आपने पूरी कर दी है, अब फांसी पे तो आपने लग जाना है। वाहिद तरीका ये है कि दूसरी पार्टी जो है वो कोई पैसे वैसे ले ले, कसास वगैरह कुछ ले ले और आपको मुआफ कर दे, तो फिर कुछ चांसेस नजर आते हैं कि आप बच सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि यार अगर मैं गया दूसरी पार्टी वालों से मतलब बात करने, तो उन्होंने तो मुझे वही फेंटी लगानी है और हो सकता है मार भी दें। तो भाई वकील साहब आप ऐसा करें कि पैसे मुझसे थोड़े से और ले लीजिएगा, लेकिन आप मेरे बिहाफ पे जाके तो वो दूसरी पार्टी से ना बात करें कि भाई कसास वगैरह ले लो, को पैसे वैसे ले लो और माफ कर दो। ठीक है, जैसा कि बेटे नॉर्मली हम होता हुआ देखते हैं। तो देखिएगा उस सूरत में जो वकील है, जो हमारा कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट सर्व कर रहा है एज अ कंसिलिएटर। ठीक होगी सर बात? जरा एक चलते चलते एक आधे मिनट में हम नोट्स पे भी एक नजर दौड़ा लें कि आज हमने पढ़ क्या क्या लिया है और किस किस चीज के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। ये देखिएगा जरा, सिर्फ बेटा बमुश्किल 1 मिनट के अंदर मैं जरा आपको ना इंट्रोड्यूस सिर्फ करवा दूं कि हमने बात क्या क्या की है। हमने बेटे नेगोशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी है, ये आपके सामने लिखी है, पढ़ लीजिएगा। स्टेजेस अभी हमने नहीं पढ़ी, स्टेप्स या स्टेजेस जो हैं, जो कि प्रोसेस है इसमें स्टेजेस होंगी, अभी ये नहीं पढ़ाई मैंने आपको। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी है, इंटीग्रेटिव पढ़ी है, दोनों के दरमियान फर्क क्या है ये पढ़ लिया है। बच्चे मैंने ये एक टॉपिक को जरा नजर दौड़ा लें बेटा, इसके ऊपर निशान लगा लें, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, इसमें बेटा कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप अच्छे लिसनर हो, प्रॉब्लम को एनालाइज करें, वो सिंपल सिंपल सी सादा सादा सी बातें लिखी हुई हैं, इसमें मेरे समझाने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे मुश्किल लगे तो बेशक ग्रुप में या बेशक कल वाली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सेल्फ स्टडी करनी है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा हमने एवॉइडिंग डेडलॉक, ये हमने अभी पढ़ाया है मैंने आपको कि किस तरह से डेडलॉक को हम अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद बेटा ये हाई रिस्क लो रिस्क भी अभी नहीं पढ़ाया। और उसके बाद फिर ये थोड़ी सी बात बेटे मैंने की है थर्ड पार्टी नेगोशिएशन की, जिसमें मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर और कंसल्टेंट है। ओके होगी सर बात? ये कुछ डिस्कशन हमने आज की है। इंशाअल्लाह उल अजीज अगर आप लोगों को मैटर क्लियर हुआ, कोई मसले मसाइल ना हुए, तो कल गालिबन फ्राइडे है और हमारी क्लास शुरू होगी 11:30 बजे। तो इंशाअल्लाह कल का दिन लगा के हम अपना ये जो नेगोशिएशन वाला पोर्शन है इसे भी कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तवज्जो से मेरा बच्चा इसको पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई मसले मसाइल हो ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, और बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।